नमस्कार। आंदोलन जो चल रहा था दिल्ली में ये समाप्त हुआ फिलहाल। वैसे तो अंत भला तो सब भला, और वैसे मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल, इतना सारा महीने भर से आपके सामने परोसा जा चुका है कि आप लोग इसको बोर हो गए होंगे देख के सुन के। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा किसी अलग इशू को बात करूंगा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि इस आंदोलन से हमें कुछ सबक भी सीखने चाहिए, एक पुलिस तंत्र होने के नाते और एक समाज के नाते। तीन फॉल्ट लाइन कम से कम, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम शॉर्ट में अगर बात करें तो इस पूरे जो आंदोलन का घटनाक्रम हुआ, जो कि लगभग महीना सवा महीना चला, लेकिन जो इसमें ट्रैक्शन आया वो करीब 15-20 दिन चला, जब ये ज़्यादा पॉपुलर और सोशल मीडिया पे छाने लगा। तो तीन मेजर इसमें फॉल्ट लाइन्स हमारी एक्सपोज हुई बड़ा क्लियरली। नंबर एक, सबसे पहली समाज के स्तर पे मैं बताऊंगा कि हमारे पास ऐसे करीब करीब जैन जी के नाम पे, जैन जी जो हमारा है, बहुत बड़ी एक संख्या ऐसे युवाओं की है जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन स्किल का अभाव है, काम का अभाव है। उनकी अपेक्षा के अनुसार, चूंकि हमारे यहाँ कुछ सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी से इतर कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर स्किल चाहिए होती है, उस स्किल के लिए हमने उनको तैयार नहीं किया। ये हमारी एक सिस्टम की फेल्यूर है। तो एक बहुत बड़ी, करोड़ों की संख्या में, लगभग एक आंकड़े के अनुसार 22-23 करोड़ युवा ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कि जैन जी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि लगभग 14-15 साल की उम्र से लेकर 30-32 साल की उम्र तक के हैं। उनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और जो किसी भी इमोशनल इशू पर या कोई भी अगर भावनात्मक इशू होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी और यदि उनको थोड़ा सा प्रयास किया जाए किसी मुद्दे पर गुमराह करने का और मिसलीड करने का, तो वो फिर गुमराह हो सकते हैं। एक तो ये फॉल्ट लाइन हमारी एक्सपोज हुई जो बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, ये आने वाले समय में किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा एक चिंतन के लिए एक विषय होना चाहिए। नंबर दो, मैं संक्षेप में बात करूंगा। वैसे तो इस एक बिंदु पे ही बहुत सारा बोला जा सकता है कि कैसे, सुझाव भी बहुत सारे हो सकते हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में जो 15-20-25 मिनट की होती है उसमें इतना डिटेल बात नहीं हो पाती है। नंबर दो, जो हमारा सुरक्षा और खुफिया तंत्र है उसमें बहुत बड़ा गैप है। चुनौती में और उसकी तैयारी में एक गैप नजर आया, विशेषकर आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पर। एक्सटर्नल जो हमारा डिफेंस का मैकेनिज्म है वो हमारा लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पे अगर हम कहें तो पिछले 40-50 साल में जब से इसने जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, सबसे पहले वो चैलेंज एक था, या तो इमरजेंसी कह दें या उसके बाद एंटी सिख राइट्स जो हुए थे 84 में, और उसके बाद समय समय पर ऐसे होते रहे। फिर मंडल कमीशन आया, वो बड़ा चैलेंज था। फिर अन्ना वाला जो था, वो अन्ना वाले में अच्छा ये हुआ थैंकफुली कि उसमें कोई वॉयलेंस वाला एलिमेंट नहीं था, लेकिन लगातार हमारे पास कुछ ना कुछ लेके चैलेंजेस आते रहते हैं इस तरह के। उसके अनुरूप जिस प्रकार से समाज का ढांचा परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से समाज की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से समाज में काम की कमी, रोजगार की कमी, बेरोजगारी की अधिकता होने के कारण और अपेक्षाओं की भरमार होने के कारण जिस प्रकार से निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है, और अगर उसकी अभिव्यक्ति होती है तो वो क्या क्या रूप ले सकती है, इस सब को अगर मिला दें तो जो सिनारियो एक बनता है उसकी अपेक्षा के अनुसार हमारे पास खुफिया तंत्र की तैयारी या सुरक्षा तंत्र की तैयारी मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप में नज़र नहीं आती। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अब दिल्ली का ये हुआ, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मुझे अपने पुलिस परिवार की मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों की आदत है, मैं बहुत लंबा समय मैंने अपना ट्रेनिंग में भी बिताया है और ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। तो केस स्टडी के रूप में अगर हम इसको देखें तो सीखने के लिए क्या है, लर्निंग पॉइंट्स क्या है इसमें। तो लर्निंग पॉइंट सबसे पहला तो ये है कि हमारा होमवर्क प्रॉपर नहीं था। हमें किसी भी ऐसी स्थिति के लिए होमवर्क करना चाहिए। शुरुआत तो वहीं से हो जाती है कि जब वो एक कोई जिसे कोई जानता भी नहीं, एक ऐसी अचानक पार्टी बनी, सटायरिकल पार्टी थी वो। अब आप नाम से समझ जाइए, कॉकरोच। तो वो तो चीफ जस्टिस साहब के मुंह से कुछ निकला और उन्होंने फिर कॉकरोच करके उसको एक पार्टी बना दी। इंटरनेट की पार्टी थी वो, सोशल मीडिया की। अचानक उसको लगा कि कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो उसके फॉलोअर्स बने शुरू में 2-2.5 करोड़ फॉलोअर्स बन गए, वो सब 70-80% उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैंडलर्स, वहाँ के हैंडल्स थे। जो भी रहा, उसको ऐसा लगा कि यहाँ से इससे कुछ मिल सकता है, तो वो अपना, पहले भी चूंकि उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रही है, आम आदमी पार्टी से वो उसका वर्कर रहा है, उसके लिए काम किया है, तो वो अपना अमेरिका से वापस आया। और हमारे सिस्टम ने, सिस्टम कहूँगा, पुलिस, उसमें खुफिया तंत्र, प्रशासन, राजनीति, सब लोग थे,
हमारे सिस्टम ने उसको वेलकम किया एयरपोर्ट पे और उसके बाद उसको परमिशन वहीं पे दे दी गई और लाके उसको बिठा दिया गया जंतर मंतर पे। और संवादहीनता की पराकाष्ठा ये रही कि पहले 12, 15, 20 दिन वहाँ पर जब तक कोई खास गतिविधियाँ नहीं थी तो हम लोगों ने उससे कोई बातचीत करने का भी प्रयास नहीं किया, कोई संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। हमें लग रहा होगा, शायद पुलिस को लग रहा होगा कि ये तो सब छोटी मोटी चीज़ें आती जाती है, सब डिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन वो दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति ये दिखाता है कि हमारा संवादहीनता की स्थिति बनती जा रही है सिस्टम में। और बेसिकली देखा जाए तो ये पहले लेवल पे संवाद करना ये पुलिस का और प्रशासन का काम होता है। पॉलिटिशियन कभी भी फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट हैंड संवाद नहीं करता है। ये सबसे पहले संवाद शुरू होता है, जैसा कि दिल्ली में अगर हम कहें तो एसीपी और एसडीएम के लेवल पे ये सारे के सारे संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर अपग्रेड होती चली जाती है। जब इसमें ट्रैक्शन मिलने लगा और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और सोशल मीडिया पे एक तमाम था, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा चेतना शुरू हुए। उसके बाद जब 20 तारीख का मार्च की बात हुई, शुरू में हो सकता है कि अगर समझ में नहीं आ रहा था तो छोटे मोटे बल प्रयोग से, होमवर्क प्रॉपर करते हुए, शायद वाटर कैनन से या आंसू गैस से कुछ काम चलता। थोड़े से लोग थे उनको हटा दिया जाता वहाँ से। लेकिन ये भी नहीं सोचा गया कि 20 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और सेशन पार्लियामेंट के गेट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे एक एक्सप्लोजिव कॉन्ग्रीगेशन ऑफ यूथ इकट्ठा हो रहा। उसके लिए भी जब तैनाती जब की गई पुलिस की वहाँ पर, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया गया होगा। तो पुलिस लाइन में कायदे ब्रीफिंग होनी चाहिए, छोटी छोटी टुकड़ियाँ बने, एसीपीज यहाँ पे मौके पे उनकी ड्यूटी को ब्रीफ करें। एंटी राइड गियर भी नहीं पहना था बहुत सारे पुलिस वालों ने, मैंने देखा। हेलमेट वगैरह नहीं पहने होते, नहीं तो उनके सिर पे पत्थर लगने का कोई मुझे समझ में नहीं आता। अगर हेलमेट पहना हो तो फिर पत्थर नहीं लगना चाहिए। अगर आपने जैकेट पहनी हुई है, बॉडी प्रोटेक्टर जिसको हम बोलते हैं, नी प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं प्रॉपर, तो फिर चोट की संभावना कम हो जाती है। जब पुलिस को पत्थर लगता है तो रिएक्शन होता है। और ये इसीलिए एंटी राइड गियर सरकार के द्वारा दिए गए हैं पुलिस को, कि ताकि पुलिस को कोई गंभीर चोट ना लगे, कोई ऐसी चोट ना लगे जिससे खून निकले और वो घायल दिखे और फिर उसको देख के बाकी जवानों का उनमें आक्रोश पैदा हो, कोई प्रतिक्रिया हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग डील कर रहे हैं अपने लोगों से, इंटरनल सिक्योरिटी अपने ही लोगों से डील करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। ये कोई बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। आर्मी में और पुलिस में यही फर्क होता है कि आर्मी का जो होता है कि वहाँ जब अगर राइफल का मुंह खुलेगा तो 1 शॉट 1 किल का प्रिंसिपल होता है फौज का, सेना का। पुलिस में वो लागू नहीं होता, हो भी नहीं सकता, किसी डेमोक्रेसी में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर जरूरत पड़े तो माइल्ड फोर्स यूज करके, मुझे लगता है कि अगर समय रहते शुरुआती चरण में हल्का बल प्रयोग करके इसको हटा दिया जाता वहां से, तो शायद इतना ज्यादा बल प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़ती। यहाँ पे एक ऐसा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हुई। खैर, ऐसे कर करके धीरे धीरे करते हुए बिल्डअप हुआ और इसमें संवादहीनता लगातार रही। और जब ऐसा लगने लगा कि ये पानी सिर से ऊपर जा रहा है, जब सब कुछ हो गया, जब कहावत है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या हुआ। जब पार्लियामेंट के सामने वो सब जो होना था वो सब भी हो गया और सारी बातें हो गई, तो फिर उसमें तमाम बातें कि इसमें फॉरेन हैंड है और विदेशी ताकतें हैं और ये सब है। तो अगर विदेशी ताकतें हैं तो आप उनको हटा दीजिए, अगर विदेशी हाथ है तो आप उस हाथ को काट दीजिए। किसने रोका है आपको हाथ काटने से? तो ये क्या है, हमारा फॉल्ट लाइन है। इतना टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो गए हैं, अब तो इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए और उसके बाद भी हम इनको फिल्टर नहीं कर पाते। जो इस तरह की टूल किट्स होती है, जो भी कोई एजिटेशन होता है, चाहे वो किसान की मूवमेंट हो, चाहे सीए एनआरसी की मूवमेंट हो शाहीन बाग की, चाहे उसके बाद लाल किले पे जब वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली को पूरे अराजकता का एक अड्डा बना दिया गया था, चाहे वो वाली हो, चाहे जो भी दिल्ली पे कई सारे 4-5 साल में कई सारे इस तरह के, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अराजकता के काम वहाँ पे हुए हैं। लेकिन कभी भी यही कहा जाता है हर बार कि टूल किट था, फॉरेन टूल किट था, फॉरेन हैंड था। फॉरेन तो अपनी कोशिश करेंगे ही, वो सब एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की चीज़ें होती हैं, वो जियो पॉलिटिक्स के मामले हैं। हर कंट्री, बड़ी कंट्री छोटे कंट्री को दबाना चाहती है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश जो कि आने वाले समय में एस्पायर कर रहा है कि मैं एक ताकतवर देश बनूंगा। उसको रोकने के लिए 20 देश आगे आएंगे और हमारे तो वैसे ही इतने पड़ोस में इतने सारे दुश्मन हैं। तो ये तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, फिर उसका इलाज करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। तो वो एक दो। तीसरी चीज ये हो गई कि जो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री जी के आवास के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए, तो खुफिया तंत्र को क्या ऐसा, नेता प्रतिपक्ष का इतना भी मूवमेंट्स की ट्रैकिंग तो होती ही है, पता तो चली जाता है कि
राहुल गांधी जी आज कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के आवास पे बिठा के तो एक तरफ तो पार्लियामेंट के पास तक वो पहुंच गए। मैं तो उनको यही कहूँगा कि छात्र आंदोलन, छात्रों के मार्च के बीच में जो दंगाई थे, उनके बीच में जो घुसे हुए असामाजिक तत्व थे, उनका ये काम रहा। एक तरफ वो वहाँ पर पहुंच गए नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री जी, तो दो इतने लुटियंस जोन में दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आपके जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो करीब करीब कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में आ गए। तो ये एक फॉल्ट लाइन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुरक्षा को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको ऐसा पुख्ता करें, अपने खुफिया तंत्र को बताएं। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो एलिमेंट हम बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे हैं पुलिसिंग में, वो एक चिंता का विषय है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। आजकल टैक्स सेवी करके बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, खासकर आईपीएस ऑफिसर्स में एक नया ट्रेंड है कि टैक्स सेवी बन जाइए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। और मैं देखता रहता हूँ कि आधे अधिकारी तो दिन भर इसी चीज़ों में, गजट से ही सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, नो डाउट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ उनका रोल है, इससे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक सिस्टम होता था ट्रेडिशनल, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुखबिर तंत्र के बारे में बताया था, तो बड़ा अच्छा प्यार मिला आप लोगों का उसको। वो बहुत ज़रूरी है। जब वो आती है तो वो सॉलिड आती है, उसमें कोई फेल्योर नहीं होता। वहाँ पर भी हमारा चूक रही। तो ये बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अगेन मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, यानी दे आर माई ब्रदर्स, माई फैमिली। जो जैन जी है वही मेरे फैमिली है, मेरे ब्रदर्स हैं। समाज में मैं भी रहता हूँ, मेरे ही बच्चे हैं, वो भी जैन जी हैं। मैं एक समीक्षा कर रहा हूँ, एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि पूरे इस घटनाक्रम से हमें क्या सबक लेने चाहिए और कहाँ कहाँ हमारा समस्याएं हुई, ताकि उसको प्लग करें, अगले आने वाले समय में ऐसा ना हो। क्योंकि अब ये गारंटी नहीं है इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद कि अगला आंदोलन के लिए हमें कितना दिन का गैप मिलेगा, कितने दिन का हमें एक तरह से कहिए कि इसमें कुशन मिल जाएगा। इश्यूज आते रहते हैं, डेमोक्रेसी है, पब्लिकली इमोटिव इश्यूज आते रहते हैं जिनसे भावनाएं भड़कती है, भावनात्मक इश्यूज आते रहते हैं, और कोई भी इस तरह से किसी तरह से भावनाओं को चैनलाइज करके एक बड़ा बवंडर खड़ा कर सकता है। अब इस बात में दोष राय नहीं होनी चाहिए। खैर, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी पॉलिटिकल लेवल पे कि रूलिंग पार्टी का जो संवाद तंत्र होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है कि साहब इनका बड़ा काडर बेस्ड पार्टी है और वर्कर बेस्ड पार्टी है और ग्रास रूट पे इनका संपर्क रहता है लोगों से। मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। या तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, या वो एक पैसिव स्पेक्टेटर की तरह जैसे होता है कि चुपचाप मूक दर्शक बने खड़े रहिए। उन लोगों ने ये कहीं प्रयास नहीं किया। हर कॉलेज में जो एबीवीपी होती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो उनका तंत्र है, पॉलिटिकल तंत्र है, उसने कहीं ये प्रयास नहीं किया कि वो जैन जी को कुछ समझाने का, कुछ बताने का प्रयास करें कि केवल मंत्री के इस्तीफे से समाधान नहीं होना है और सिस्टमेटिक सुधार करने पड़ेंगे। मैं इसका बहुत ज़बरदस्त समर्थक हूँ। 70-75 साल में हमारे सिस्टम ने धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है, इरोजन होता जा रहा है, और वो आज की स्थिति में ऐसा है कि जो लगभग सिस्टम से जब हम बात करते हैं तो पूरी गवर्नमेंटल मशीनरी, ना केवल वो बल्कि समाज के भी जो कई स्तंभ हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो लगभग जर्जर की स्थिति में पहुंचने वाला है और वो किसी प्रकार से थामे हुए है, किसी प्रकार से कोलैप्स नहीं होने दे रहा है, समहाउ कैरी कर रहा है। ये शायद उसका रिजिलियंस जो पुराने वाला है, जो हमारे पुराने कुछ एसओपीज बने हुए हैं, कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के या किसी और चीज़ को हैंडल करने के, उनकी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कंप्लायंस हो रही है, उसके बलबूते ये अभी चल पा रहा है। लेकिन हमें इसकी तरफ बहुत तेजी से ध्यान देना पड़ेगा कि क्या प्रशासनिक सुधार हमारे हो सकते हैं। ये हो गई तीनों हमारे 3 फॉल्ट लाइंस तो ये हो गई। अब मैं इसको बताता हूं कि पुलिस अब क्या करेगी। देखिए, जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, इसमें कहीं शायद लिखित तो कम्युनिकेशन मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा तो कल हो ही गया, कि इसके बाद जो एफआईआर है वो सारी वापस हो जाएंगी और कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन एकदम समर्थन, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनसेशन देना चाहिए। बहुत दुखद होता है जिसका बच्चा जवान अगर आत्महत्या करता है, वो भले ही भावनात्मक उसमें बह गया जो भी रहा, लेकिन एक परिवार के लिए बहुत दुखद है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो बहुत पहले से मानता हूँ, मैंने एक वीडियो में अपनी कहा भी था कि किसी भी शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, अगर उसके मंत्रालय में या किसी अधिकारी के विभाग में अगर कोई गलती होती है, कोई चूक होती है, तो उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए कार्रवाई भी करनी चाहिए और अपने विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि इस्तीफा, अगर ये इस्तीफा डे 1 हो गया होता, जिस दिन लीक हुआ था या जब ये बैठे थे आंदोलन वाले, तब भी हो जा होता, तो शायद मंत्री जी का भी सम्मान जनता की निगाहों में और ज़्यादा बढ़ जाता और
मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल का भी सम्मान बढ़ जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। मुआवजा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा क्या होगा इसके रूल्स हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, ब्यूरोक्रेटिक तरीका है, वो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है एफआईआर की वापसी, मुकदमा वापसी। देखिए, मुकदमा वापसी एक बहुत पुराना इशू है। एक तो होता है कि पॉलिटिकल, वैसे तो पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है मुकदमा वापसी, प्राइवेट लोग तो कभी नहीं करते इस तरह से। तो जब जब जैसे कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर अगर कोई मुकदमा कायम हुआ, कोई डेमोस्ट्रेशन के दौरान हो गया, कोई धरना प्रदर्शन के दौरान हो गया, या अपने समर्थकों के खिलाफ हो गया, तो जब जब राजनीतिक दल बदलते हैं सत्ता में तो अपने समर्थकों के वो मुकदमे वापस लेते हैं। लेकिन 10-15 साल से इस मामले में भी काफ़ी कोर्ट्स ने सख्ती बरती है। सबसे पहले हुआ था जबकि रामपुर और वाराणसी में जो विस्फोट हुए थे, आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, उनके जब आतंकवादी जो उसमें प्रकाश में आए, उनके विरुद्ध मुकदमा वापस लेने की बात जब सरकार ने की तो उस पर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी झाड़ लगाई थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट केस में प्रोनाउंसमेंट्स आए, और अब तो बीएनएसएस में इसका प्रोविजन कर दिया गया है। तो मुकदमा वापसी एक मुश्किल काम हो गया है। अब इसकी स्टेजेस होती हैं, एक है ट्रायल की स्टेज, एक है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज। ट्रायल की स्टेज पर तो स्पष्ट कर दिया है कि एक तो एपीपी की ओपिनियन ली जाएगी, मतलब सरकारी वकील की, दूसरा यह है कि जो कॉम्प्लेनेंट है उसको भी सुना जाएगा। ये एक नई चीज की है। और अभी चूंकि ये वाली जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, इसमें अभी तो केवल मुकदमे ही कायम हुए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। अब जब चूंकि एफआईआर हो गई, तो एफआईआर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके मामले का क्रक्स क्या है। पूरा इन्वेस्टिगेशन तो होगा, अब इसका तरीका बचता है कि मुकदमे को एक्सपंज कर दिया जाए। पूरी अगर वापसी है तो मुकदमा फिर एक्सपंज होगा विद फाइनल रिपोर्ट, यूपी में फाइनल रिपोर्ट कहते हैं एफआर। तो फाइनल रिपोर्ट विद एक्सपंक्शन रिपोर्ट वो डीएम के यहाँ जाती है। यहाँ पर वहाँ चूंकि सीपी है तो उसकी जरूरत नहीं है, और उसके बाद डीएम उसको अप्रूव कर देते हैं और मुकदमा वापस हो जाता है। उसकी एक कॉपी जो एफआर वाली कॉपी है वो कोर्ट को चली जाती है। एक होता है केवल एफआर लगा देना, उसमें एक्सपंज नहीं किया जाता, एफआर लगाई जाती है। एक्सपंज का मतलब होता है कि कोई क्राइम हुआ ही नहीं, पुलिस को या तो क्राइम नहीं हुआ या पुलिस को ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिससे लग सके कि क्राइम हुआ है, और केवल एफआईआर लगाई जाए जहां एक्सपंक्शन रिपोर्ट यानी कि एक्सपंज ना किया जाए मामले को। वहां पर क्या होता है कि मुकदमा, क्राइम तो हुआ लेकिन उसके साक्ष्य नहीं मिले, पुलिस उसके साक्ष्य नहीं जुटा पाई, एविडेंस नहीं जुटा पाई, वहां पर केवल एफआईआर लगती है, वो फिर कोर्ट को जाती है, उसमें डीएम से कोई मतलब नहीं होता। दूसरी स्थिति ये हो गई। और एक होती है चार्जशीट। तो जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इनमें से दो की। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें जो वापसी की बात अगर हम करें तो उसमें एक्सपंज भी होना चाहिए। मेरा मानना अपना ये है कि जिस तरह की पता चल रहा है, मीडिया से खबरें आ रही हैं कि बाद में ये लोग थोड़ा एक्टिव हुए और दिल्ली पुलिस ने थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और वहाँ पर जो एआई कैमरा वगैरह लगे थे भारी संख्या में, या नहीं लगे होंगे 20 तारीख तक, तो हो सकता है 20 की सुबह लगाए हों, इसके बाद लगाए हों, तो लगभग 2500 लोगों का एफआरएस, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, एफआरएस में 2500 लोगों का मिलान हुआ है डाटा से। जो हमारा डाटा होता है सीसीटीएनएस का, उससे मिलान हुआ है कि 2500 लोग वहां पर इर्द गिर्द ऐसे थे, जंतर मंतर के इर्द गिर्द, जो कि कभी ना कभी उनके खिलाफ पहले कोई मुकदमा कायम हो चुका है, यानी कि वो अपराधी किस्म के लोग थे। तो आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी लेवल पे इसमें इन्फिल्ट्रेशन हो चुका था इस आंदोलन में, आपराधिक तत्वों का, असामाजिक तत्वों का, अराजक तत्वों का। ये हर आंदोलन में होता है, कोई नई बात नहीं है। ये पुलिस को समझना चाहिए कि हर आंदोलन में ऐसे ही होता है। आंदोलन छोड़िए, आप रैली में हो जाता है जहां पर काफ़ी फ्रिस्किंग होती है, सब कुछ होता है। यहाँ तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी बातें अब करने के लिए, मुझे लगता नहीं कि 20 तारीख से पहले कोई इफेक्टिव बॉर्डर चेकिंग थी, बॉर्डर स्कीम कोई लागू की गई थी, या आसपास के जो 5 किलोमीटर के सर्कल में जो चौराहे थे वहाँ बैरिकेड करके गाड़ियों को रोका गया हो, देखा गया हो, चेकिंग की, सारी गाड़ियों को अलाउ किया जा रहा था जंतर मंतर। पार्लियामेंट से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, भीड़ को इकट्ठा होने दिया जा रहा है, ये सारी चीजें रही। तो अब जो होगा इसमें, तो जो दो तरह के हमें इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एक तो वो होगा जो छात्र हैं, और जो छात्र हैं जेन्युइन, वो चलिए अगर किसी ने छोटा मोटा कोई आक्रोश में आके छोटा मोटा कोई ऐसा असामाजिक कृत्य कर भी दिया है, मैं उसको आपराधिक नहीं बोलता, वो अच्छा नहीं लगेगा, असामाजिक कृत्य कर भी दिया है, या कुछ किसी को धक्का दे दिया या एक आध पत्थर फेंक दिया, तो समझ में आता है कि चलो उसको माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है और उसका भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है। हो जाता है बहुत सारे, जितने भी आज हमारे नेतागण हैं, जो हमारा प्रथम और द्वितीय पंक्ति के जितना भी लीडरशिप है, पक्ष में और विपक्ष में, ये सारे के सारे अधिकांश इसमें से जेपी आंदोलन से निकले हैं और आंदोलनों को भली भांति समझते हैं। बहुत सारे मंडल आंदोलन से निकले हैं, कई सारे इसमें अन्ना वाले आंदोलन से निकले हैं। तो ये सब चलता है,
मंत्री जी के बारे में पढ़ रहा था, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, उन्होंने खुद 97 में उड़ीसा में यही वाली पेपर लीक की एजिटेशन लीड की थी, जिसमें उनको चोट भी लगी थी। तो ये सारे के सारे जो पॉलिटिशियन है वो हमारे जानते हैं। वो मैं समझता हूँ कि एक समझदारी का निर्णय लेंगे कि जो लोग जेन्युइन छात्र हैं, आप उनसे कुछ प्रूफ मांग लीजिए, जैसे कि आप कह सकते हैं भाई अपना वो दिखा दो, फीस का जो कहाँ है, अपना आई कार्ड दिखा दो। जो इस तरह के लोग हैं उनको एकदम मुझे लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए। ये सब अपने ही बच्चे हैं, मौके पे जो हुआ, गुस्सा आया, कभी कभी घर में भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व थे, जो इसका फायदा लेना चाह रहे थे, जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, जिनका काम ही है कि वो पैसे लेके, और वो जो टूल किट की मैंने बात की शुरू में, जो टूल किट को एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, बड़े प्रोफेशनल तरीके से स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पत्थर फेंकना, इसका भी एक बाकायदा तरीके से वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको तो फिर मैं समझता हूँ कि माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और शायद सरकार भी अभी तो थोड़ा उसकी थोड़ा वो जो है कुछ क्लैरिटी आएगी, और हमारे अधिकारी और सरकार और शायद आंदोलनकारी भी इस बात पे सहमत हो जाएंगे कि जो असामाजिक तत्वों ने इसका लाभ लेके और जो आपराधिक कृत्य किए हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, या पुलिस वालों को बिना किसी प्रोवोकेशन के पीटा है, या उनके साथ अभद्रता की है, या पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उनके विरुद्ध तो फिर एविडेंस के आधार पर पहचान करते हुए सारी वीडियो फुटेज हैं। मेरे विचार से इसमें इतना सारा सोशल मीडिया पे कंटेंट है, इतना सारा सीसीटीवी फुटेज है कि पुलिस के लिए कई सारी टीमें लगी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि पुलिस खाली बैठी होगी। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही होगी, लगातार काम कर रही होगी। उसमें बाकायदा साइबर सेल्स होते हैं, मीडिया सेल्स होते हैं, बाकायदा इसके लिए अलग से टीम बना दी गई होंगी। सारे काम चल रहे होंगे, सारी वीडियोज़ को खंगाला जा रहा होगा, प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे होंगे, सबूत इकट्ठे किए जा रहे होंगे। तो उन सारे सबूतों के आधार पर ये बचेगा कोई नहीं, सारे के सारे इनमें से मिलेंगे, सारे के सारे पकड़े जाएंगे। ऐसे लोग जो कि ऐसा बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो कि आपराधिक तत्व थे वहां पर। अब मैं एक देख रहा था एक वीडियो, उसमें एक हिस्ट्री शीटर है दिल्ली का, कोई नॉन क्रिमिनल है, वो 150-200 अपने चेले चपाटों के साथ ला रहा है, अपना नारे लगाता हुआ जा रहा है, उसका भी वही पार्ट बन गया। उसको कैसे माफ कर दिया जाएगा? तो मुझे लगता है इसमें तो आंदोलनकारियों को भी सहमत होना चाहिए कि जो इस तरह के तत्व है उनको सेग्रीगेट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उनसे सबसे जो महत्वपूर्ण मर्म की बात मैं बता रहा हूं, उससे उनसे जो प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है उसका पैसा वसूलना चाहिए। हमारे यूपी में एक कानून है, 2020 में कानून बन गया था यहाँ पे, जिसमें कि पब्लिक या प्राइवेट, 1984 का एक कानून है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, वो बात करता है केवल पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज होता है तो उसके बारे में बात करता है, कंपनसेशन और ये सारा पूरा प्रक्रिया दिया हुआ है। लेकिन यूपी में एक कदम आगे जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर लिया गया कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर कोई दंगाई डैमेज करेगा तो उससे वसूली का प्रावधान कर दिया गया है। और इस कानून को 3 और राज्यों ने भी ऐसा ही सिमिलर कानून बनाया है। तो 4 स्टेट आज ऐसे हैं, जहां तक मेरा ज्ञान है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, हो सकता गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है दिल्ली में शायद ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये एक विडंबना अब सामने आएगी। मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, एक एनालिसिस जो मैं कर रहा हूं उसके तौर पे, कि बहुत कायदे से, कड़ाई से वो हर्जाने की वसूली, जो नुकसान हुआ उसकी वसूली होनी चाहिए। यूपी में कई सारे उदाहरण हैं। अभी 1-1.5 साल पहले आप लोगों को याद होगा शायद, एक अभियान एक वो चला था। ये सब असल में होता क्या है कि ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका काम ही ये है कि समाज में शांति ना रहे, डिस्टर्बेंस रहे। इसकी एक अलग पूरी की पूरी जमात है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, हमारे देश में भी है, हर समाज में है, हर धर्म में है। अब उसको कोई डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन एक चला था आई लव मोहम्मद, और उससे बड़ा बवाल हुआ कई जगह। तो यूपी में भी वो बरेली में एक अच्छा बड़ा बवाल करने में एक मौलाना जी कामयाब रहे थे। तो उनको फिर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और बहुत कायदे से, यहाँ तो बुलडोजर भी चला, बुलडोजर कार्रवाई हुई और वसूली हुई, गिरफ्तारियां हुई। अभी भी वो मौलाना जेल में है, उनके कई सारे फैमिली के लोग, समर्थक, बहुत सारे लोग अभी जेल में हैं। अच्छे से कार्रवाई हो रही है। 2-4 ऐसे, जब यहाँ सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था यूपी में, तो जब ये 2019 में शुरू हुआ तो मैं उस समय जीएसटी डीजीपी था, लखनऊ में ही था, और लखनऊ में सबसे पहले शुरू हुआ था, और जगह फैल गया, कानपुर, मेरठ, कई जगह से एक साथ शुरू हुआ था। तो एक दिन तो चला वो, ये बात रही होगी शायद दिसंबर की, नवंबर-दिसंबर की बात होगी 2019 की। एक दिन तो चला, कुछ घंटे ऐसा लगा कि लॉलेसनेस हो रही है, अराजकता हो गई है, लेकिन अगले दिन फिर बहुत कायदे से सख्त कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूं कि एडिक्वेट यूज ऑफ फोर्स भी कई जगहों पर हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि आप लोग खुद, काफ़ी लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम अराजकता
और लॉलेसनेस जिसको बोलते हैं, कानून व्यवस्था के फ्रंट पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। अब आप इसमें भी देखिए, ये वाली जो आंदोलन था छात्रों वाला, इसमें भी शायद कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के कोई मेजर डिस्टर्बेंस की खबर हम लोगों को नहीं मिली। दिल्ली पुलिस प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छी पुलिस है, दुनिया में इसका नाम है, देश में तो ये कॉम्पीट करती है मुंबई पुलिस के साथ। दिल्ली और मुंबई पुलिस नंबर 1 नंबर 2 के लिए कॉम्पिटिटर रहते हैं, कौन सबसे अच्छा है इनमें। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, एंटी टेररिज्म के फ्रंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमारा कुछ ऐसा हो गया है कि पुलिस की इतनी व्यस्तताएं हो गई हैं कि उसके चलते हम लोग अपना ट्रेडिशनल पुलिसिंग और जो होमवर्क और जो हमारी ड्रिल्स हैं, एंटी राइट ड्रिल, मुझे नहीं लगता किसी पुलिस लाइन में होती होगी फ्राइडे को, या महीने में एक बार भी कर लो, या जब जब मौके आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जंतर मंतर आपके यहाँ पे है, वहाँ पे आए दिन प्रोटेस्ट होती रहती हैं, ये प्रोटेस्ट है, स्वेल कर रही है, बढ़ रही है, तो आप जल्दी से, आपकी 4-5 पुलिस लाइन हो, आप थानों में एंटी राइट ड्रिल करवा दीजिए। अब आप जनवरी के एक्सपायर्ड टीयर गैस सेल्स छोड़ रहे हैं, तो है ना, थोड़ा सा तो बनता है। कोई क्रिटिसिज्म अगेन मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं है, इसका पर्पज़ ये है कि केस स्टडी एक हम लोग एलपीस में से निकाले लर्निंग पॉइंट्स कि वो क्या होने चाहिए। और जो मेरे भाईजन इसको देखेंगे, मेरे वीडियो को, पुलिस के जो लोग देखेंगे, तो वो कृपया करके अपनी कार्यशैली में इसको लाएं। आने वाला समय और चैलेंजिंग होगा। ये जो ग्लोबल सिचुएशन है वो इस प्रकार डेवलप हो रही है कि अब हमारे यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट पर लॉन्ग लास्टिंग पीस, लंबे समय तक, जो जैसे कि 10-12 साल हमने देखा, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट तो वैसे इसी सरकार में 12 साल के, इतना लंबा तो कभी नहीं हुआ। यहाँ पे 4-5 साल में 4-5 प्रोटेस्ट हमने देख ली, बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट। एक चीज़ ये भी होती है कि हम अपनी तैयारी भी रखें, अपने आप को प्रोफेशनली और साउंड करें, मजबूत करें, प्रिपेयर करें। सरकारें भी थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील बने और कम्युनिकेटिव बने, संवाद स्थापित करें, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद होगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब किसी को ये मान लेना कि ये तो ठीक है, हो सकता है कि पहले बहुत कम लेवल पर निपट जाता मामला। अब जो हुआ, जैसे मैंने शुरुआत की थी अपनी वीडियो की कि अंत भला तो सब भला, अब आगे की सोचे, आगे की सुधले वाला जो होता है ना, तो वो वाला प्रिंसिपल लेके चलें और अपने आप को, जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनसे वसूली की जाए, जो एक्ट मैंने बताया, छात्रों को क्षमा किया जाए, संवाद लगातार बनाए रखा जाए। शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था में वास्तव में पीड़ादायक होता है जिस समय पेपर लीक की सूचना मिलती है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन किए जाएं, सख्त सजाओं के प्रावधान किए जाएं। और जो एक कोचिंग माफिया पैदा हो गया है, वो भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है उनका। पहले वो पेपर लीक कराने का प्रयास करते हैं, उनमें से अधिकांश, सब नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक जितने पेपर लीक हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया का कोई ना कोई रोल सामने आया है। और फिर वो लड़कों को सड़क पर लाने में भी मदद करते हैं, मतलब आंदोलन करने में, उस समय भी उनका रोल रहता है। और आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को, शासन को, गवर्नमेंट को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या अब जंतर मंतर, जो कि ट्रेडिशनली हमारा प्रोटेस्ट साइट रहा है, क्या अब उसको आगे भी इसी रूप में इस्तेमाल करना अलाउ किया जाए, या इसकी जगह बदल के कहीं थोड़ा दूर कर दी जाए, जहाँ पर के एक आम दिल्ली वाले नागरिक का, एक जो नौकरी कर रहा है, जिसका व्यापार है कनॉट प्लेस में, आसपास की दुकानें हैं, जिसको किसी काम से जाना है, उसको, उसकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, कोई भी 10-15-20 हज़ार की मॉब ऐसा थ्रेटन ना कर पाए कि अगर उनको तुरंत रोका नहीं गया या बल प्रयोग नहीं किया गया तो वो हमारे किसी प्राइवेट, किसी हमारे पार्लियामेंट में या प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएंगे। तो उसको थोड़ा दूर करने का प्रयास किया जाए, ताकि अगर कोई भीड़ चलती है वहाँ से, तो 15-20-25 किलोमीटर दूर अगर प्रोटेस्ट साइट होगा तो पुलिस को और प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा लंबा हो गया। पुनः एक बार निवेदन आपसे सभी से कि मेरे इसको लाइक कीजिए, चैनल को इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।